ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट। होमवर्क चेक करते पहले। कौन से होमवर्क थे बोलो मुझे। 3 होमवर्क थे। विच क्वेश्चंस? 17 करेक्ट। 20 एंड 22। पहले 22 करते, वो तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। ओके देखते हैं। कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। एनुअल डिमांड 5000 यूनिट्स, यूनिट प्राइस, ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोलेसेंस रेट। मुझे बोलो स्टोरेज इज विच कॉस्ट? कैरिंग, बिकॉज स्टोर करना इज इन्वेंट्री को कैरी करना, सो दिस इज कैरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट इज, दैट इज ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट बिकॉज इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑब्सोलेसेंस इज, दैट इज ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट। करेक्ट। मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट कितने परसेंट है? 2% प्लस 12% प्लस 6% इज 20% होगी। सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विल बी 20% ऑफ व्हाट? 20 रुपीज। करेक्ट। ओरिजिनल इसमें मतलब ठीक है। तो दैट्स कैन कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर फॉलोइंग। ये तो अलग क्वेश्चन है, वो बाद में देखते हैं। तो कैन आई से ईओक्यू विल बी रूट ऑफ 2 into annual demand is what? 5000 into 16 divided by 20% of 20 which is 4। तो कितना आता है? Correct. Has everyone got 200 units? बाकी प्रगुन वैभवी? ओके। योगी तुम कल नहीं थी बट स्टिल ये कंसेप्ट हुआ है तुम्हारा, राइट? तो अभी मेरे साथ ही कर दो क्वेश्चन। ऑल्सो डिटरमाइन द, ओके अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट टोटल भी पूछा था। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब उनको क्या बोलना है पहले देखो। मुझे बोलो यूनिट्स के साथ कौन से कॉस्ट चेंज होंगे। मुझे बोलो पहले तो परचेज का कॉस्ट होगा जो टोटल, वो चेंज होगा क्या नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ? और मतलब होगा, राइट? तो परचेज कॉस्ट लेते हैं एट ईओक्यू। परचेज कॉस्ट कितना आएगा? पर यूनिट है 20 इंटू हाउ मेनी यूनिट्स? 1 लाख यूनिट्स। हाँ, 5000 यूनिट्स, राइट? तो कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल ऑल्सो चेंज विद आरओक्यू, राइट? तो मुझे बोलो ऑर्डरिंग, करेक्ट ना? फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो आरओक्यू पे ही डिपेंड करता है अल्ताफ। करेक्ट। कैरिंग कॉस्ट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा अल्ताफ, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े तो कहने से हमें आरओक्यू बढ़ाना पड़ेगा फिर एडजस्ट करने के लिए। नहीं, अच्छा अल्ताफ देखो, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हुए उस साल के, तो हम ऑर्डर्स बढ़ाएंगे। ऑर्डर्स बढ़ाएंगे मतलब कहने से आरओक्यू भी तो चेंज करना पड़ेगा। सेम रख पाएंगे क्या उसको हम अल्ताफ? ट्राई टू इमेजिन ईओक्यू के फॉर्मूला में सिर्फ ये बढ़ा, तो कहने से ईओक्यू बढ़ने वाला है। ईओक्यू के फॉर्मूला में सिर्फ एक एलिमेंट बढ़ा, तो मुझे बोलो ईओक्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? राइट, मतलब दोनों बढ़ जाएगा फिर। आरओक्यू बढ़ा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी और स्टोरेज कॉस्ट भी, मतलब दोनों चेंज होगा। बढ़ेगा ऐसे नहीं, बट चेंज होगा। तो मुझे बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आने वाले हैं? 5000 यूनिट्स एंड 200 इज 25 ऑर्डर्स। तो 25 ऑर्डर्स इंटू रुपीज 16 पर ऑर्डर, 400। करेक्ट। कैरिंग कॉस्ट भी ऑब्वियसली 400 आएगा फिर भी करते हैं। दैट विल बी आर ओ क्यू बाय 2 इंटू 20 का 20%, 4।
Okay, has everyone got this? Cost at EOQ. Good. Okay, good. Vaibhavi. योगिनी, ये समझ रहा है तुमने? ये बेसिक्स देखे तुमने सब, राइट? फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग. ओके. वो बोल रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज्ड. ठीक है, अब इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज्ड किया तो एक ही चीज चेंज होगी. सिर्फ कौन सी चीज चेंज होगी ईओक्यू के फॉर्मूला में? करेक्ट, ये नीचे का कैरिंग कॉस्ट चेंज होगा सिर्फ, बाकी तो सब सेम रहेगा. तो अगर 12.8 यूज किया हमने तो ईओक्यू विल बी 2 into 5000 into 16 divided by 20% of 12.8 आएगा. So 250 is correct. Check if everyone is getting 250 units. Check if everyone is getting 250 units. अरे प्रगुन देखो, अगर इनकरेक्ट प्राइस बोल रहा है वो, तो कहने से प्राइस की वजह से पहले तो एनुअल डिमांड तो चेंज नहीं होने वाला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज नहीं होने वाला है. तो ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द डिनोमिनेटर. अब वो पहले यूनिट प्राइस 20 ले रहे थे हम, तो 20 नहीं इतना लेना है. अब तो कहने से इसका 20% लेना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट लेते वक्त. ओके, तो 250 विल बी न्यू ईओक्यू देन, रॉन्ग ईओक्यू. तो मुझे बोलो कॉस्ट एट रॉन्ग ईओक्यू निकालते हैं. अब गलत प्राइस लेके परचेस कॉस्ट कितना आएगा? ओके, रुपीज 12.8 इंटू 5000 यूनिट्स 64,000. करेक्ट. देन इस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? करेक्ट. अब 5000 डिवाइड बाय 250 मतलब ऑर्डर्स होते हैं 20 ऑर्डर्स इंटू रुपीज 16 पर ऑर्डर 320. देन कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही आना चाहिए. फिर ROQ बाय 2 इंटू 12.8 का 20% 320. So it is 64,640 cost due to wrong price. टेल मी, ये करेक्ट आया था क्या सबका? ओके गुड. प्रगुन समझा है अब? ओके गुड. नेक्स्ट देन 20 एंड 17 दोनों से ना चेक करते हैं. 20 अच्छा क्वेश्चन था, 17 भी अच्छा. 20 पहले चेक करते हैं. A company manufactures a product from a raw material which is purchased at rupees 80 per kg. Company incurs a handling cost of 370 plus freight of 380 per order. अब पर ऑर्डर होते हैं दोनों कॉस्ट, मतलब ये दोनों भी कॉस्ट क्या है? करेक्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है. ठीक है, तो कहीं पे चेक करो आपका आंसर एंड में. सो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गोइंग टू बी total of that those two 370 plus 380. हैंडलिंग कॉस्ट प्लस फ्रेट 750 आ रहा है. ओके, so handling cost plus freight. Like I said, presentation has to be proper. Next, incremental carrying cost of inventory of raw material. इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल कैरिंग कॉस्ट अब कितना आएगा हमें कैरी करने के लिए?
0.25 पर केजी पर मंथ, और भी आगे लिखते हैं, लेकिन कैरिंग कॉस्ट में एक तो ये इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट आने वाला है कुछ, कितना है वो 0.25 पर केजी पर मंथ। मुझे बोला हमें पर केजी चाहिए, लेकिन पर मंथ चाहिए क्या हमें, पर ईयर चाहिए, राइट। तो 0.25 इंटू 12 करके देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस और भी कुछ है, इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, सो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इज रुपीज 12 पर केजी पर एनम, वो तो 12 डायरेक्टली दिया है पर केजी पर एनम, सो हाँ, सो रुपीज 12 पर केजी पर एनम, सो टोटल 15 आता है। ओके, सो 15 विल बी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब पर केजी पर एनम। नेक्स्ट, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट, तो ये तो एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई, एनुअल प्रोडक्शन हो गया फाइनल प्रोडक्ट का, एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉन्सेंट्रेटर, इनपुट आउटपुट। मुझे बोलो 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलते हैं। 1 केजी इनपुट हुआ तो 2.5 यूनिट्स मिलते हैं। उनका एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, 1 लाख यूनिट्स। तो फिर उनको रॉ मटेरियल कितना लगा होगा, कैन बी फॉर्म अ रेशियो लाइक दिस, 1:2.5, तो हाउ मच फॉर 1 लाख। चेक इफ यूर इज गेटिंग 40,000 kgs, कितने लोगों का करेक्ट आया है 40,000? यस, गुड। अगुन वैभवी, इनटू इनटू नहीं किया ना, उल्टा 1 लाख इंटू 2.5। ओके, योगिनी, हैव यू अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, 30 minutes late, Akansha. Required, calculate EOQ। EOQ तक आ सकता है एग्जाम में, अपने EOQ लिख के उसका फॉर्मूला भी लिखना है कंपलसरी। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इज, नहीं नहीं, EOQ के जगह ROQ लिखा तो डज नॉट मैटर, बिकॉज ROQ का एक ही मॉडल देखा है हमने EOQ नाम का, ROQ निकालने का और कोई वे दिखा ही नहीं है वैसे भी, राइट। 2 इंटू 40,000 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 15, करेक्ट। 2000 kgs इज द EOQ। उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ठीक से लिखना चाहिए अपने, यूनिट्स नहीं, यहाँ पे kgs में दिया है रॉ मटेरियल, तो 2000 kgs। नेक्स्ट, एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट, बी प्लेस नहीं आना चाहिए था वहाँ पे, या फिर कंपनीज ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट प्लेस्ड। अब कॉन्सेंट्रेट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 40,000 एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय 2000 इज एक बार का ROQ, सो 20 ऑर्डर्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अज्यूम 360 डेज इन ईयर बोला है, कॉन्सेंट्रेट नाउ। 360 डेज में हम 20 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, इसका मतलब कितने दिन में हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, 18, मतलब कहने से 18 डेज फॉर 1 ऑर्डर, इसका मतलब गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स इज 18 डेज। और यही पूछा था उन्होंने, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ फ्रीक्वेंटली मतलब कितने दिन बाद, एवरी टाइम, मंथली या क्वार्टरली या हाफ मंथली।
तो हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट, मतलब कैन आई से आफ्टर एवरी 18 days द कंपनी शुड प्लेस द ऑर्डर। कितने लोगों का ये करेक्ट आया था? ओके ये अब समझाएगा आप क्या पूछा है वहां पे एग्जैक्टली? हाँ बाकी लोग आया था क्या करेक्ट? नहीं हाँ, तो फ्रीक्वेंटली मतलब क्या पूछा मैंने कि कितने दिन बाद करता है। तो इमीडिएटली एक काम करो, स्पेशल एडजस्टमेंट्स के यहाँ पे आओ और वहां पे एक पॉइंट ऐड कर दो। स्पेशल एडजस्टमेंट्स में नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर दो यहाँ पे, इफ frequency of orders is asked, if frequency of orders is asked, calculate, और calculate मतलब ऐसा नहीं कि what is expected वो लिखते हैं पहले, if frequency of orders is asked, number of days between two consecutive orders is expected, number of days between two consecutive orders is expected. Can I say it will be number of days in the period, मतलब 360 divided by, can I say number of orders in the period? मतलब 360 डेज है और 18 ऑर्डर्स है, मतलब एक ऑर्डर के लिए कितने दिन, ऐसा। कौन से क्वेश्चन में आया ये? क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ क्यूबी। चलो लेट्स गो बैक देयर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, if the company proposes to rationalize placement of orders on quarterly basis, what percentage of discount in price of raw material should be negotiated? Now this was a very good question, concentrate 100%। अब मुझे बोलो, अभी हम 18 डेज के बाद ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अगर क्वार्टरली किया तो कहने से हमारा कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि ये तो ईओक्यू है अभी हमारा। कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा? परचेस कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगा, बट कहने से ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट का टोटल बढ़ जाएगा। डज एवरीवन एग्री? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम भी तो होगा लेकिन अल्ताफ दूसरे साइड में कहने से ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग का टोटल बढ़ने वाला है। अब ये सबको समझाए क्या? हाँ करेक्ट। तो मतलब इसका मतलब अब जब हम क्वार्टरली ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट चेंज होगा। अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो कहने से हमारा प्रॉफिट नहीं चेंज होना चाहिए, तो फिर हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, जितना कॉस्ट इंक्रीज होगा उतना। देखते हैं, उसके लिए एक काम करते हैं, लेट्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन कल के जैसा, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन फॉर करंट लेवल एंड क्वार्टरली ऑर्डर्स, particulars current quarterly। मुझे बोलो करंट आरओक्यू कितना है, मतलब ईओक्यू 2000। ना कॉन्सेंट्रेट पूरे साल में हमें कितने चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था हमारा? 40,000 था। क्वार्टरली मतलब कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे साल में? 4। मतलब एक ऑर्डर में कितना आएगा फिर आरओक्यू यहाँ पे? अगर क्वार्टरली ऑर्डर्स प्लेस करने का आ गया और हमारे पास टोटल 40,000 का रिक्वायरमेंट है ना, तो मुझे बोलो हर ऑर्डर में कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा फिर? 4 ऑर्डर्स मतलब, क्योंकि क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स इन अ ईयर, राइट?
ठीक है, फिर अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं। मतलब ये तो पता है 4 ऑर्डर्स, और ये भी निकाला है हमने ऊपर 20 ऑर्डर्स। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी कहने से बी इंटू 750, 750 का 15,000 रुपीज and 3,000 rupees. And let's calculate carrying cost also. Carrying cost will be ROQ by 2 into carrying cost per unit per annum was 15 शायद. So ये 15,000 and ये आएगा 10,000 divided by 2 into 15 which is 75,000. Correct. तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है करेक्ट 30,000 एंड यहाँ पे आएगा 78,000। इसका मतलब अब वो जो बोल रहे थे कि इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो मुझे बोलो क्वार्टरली बेसिस की वजह से कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है? ओके, इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू क्वार्टरली ऑर्डर्स इज इक्वल टू 48,000। करेक्ट। यहां तक सबको क्लियर है क्या? बोलो। यस, ओके, यस, हाँ। तो फिर अब करंट परचेस कॉस्ट कितना है? मुझे बोलो करंट परचेस कॉस्ट। अब एक सेकेंड, ये फर्स्ट लाइन में ये हमने यूज ही नहीं किया है। 80 रुपीज पर केजी उनका परचेस कॉस्ट, परचेस प्राइस है, राइट? तो 80 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इज 40,000, तो करंट परचेस कॉस्ट है 80 रुपीज पर यूनिट इंटू 40,000 मतलब केजीज। सो करेक्ट, 32 lakhs। दिस इज देयर करंट परचेस कॉस्ट। अब 100% कॉन्सेंट्रेशन से देखो, कहने से इन्वेंट्री में इतना बढ़ रहा है, तो फिर सप्लायर से हमने उतना एग्जैक्टली उतना ही डिस्काउंट लेना चाहिए सो दैट हमारा प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। डज एवरीवन एग्री? इसका मतलब डिस्काउंट रिक्वायर्ड, मतलब एटलीस्ट उतना लेना चाहिए प्रगुन, राइट? सी व्हाट वी वांट इज, हमें क्या चाहिए? इफ कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब हमें क्वार्टरली पे शिफ्ट होना है, तो कहने से प्रगुन हमें एटलीस्ट 48,000 डिस्काउंट मिला तो वी विल बी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब क्या? हमें फर्क नहीं पड़ेगा 18 डेज पे कर रहा है क्वार्टरली कर रहा है। करेक्ट। सो डिस्काउंट रिक्वायर्ड, या करेक्ट है प्रगुन का, हम एक और बेटर थोड़ा वर्डिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड बोल सकते हैं हम। सो मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड is rupees 80,000, sorry 80 नहीं 48,000, therefore minimum percentage discount will be 48,000 divided by 32 lakhs which is 1.5%। करेक्ट, गुड। कितने लोगों का करेक्ट आया था पहले से? तो आया मतलब, अच्छा, ओके, गुड। जिनका नहीं आया था अब समझाए क्या? बोलो सबको क्लियरली। अच्छा क्वेश्चन था ये। कहाँ पे? ओके, क्लियर है क्या काव्या? कि वैभवी, आकांक्षा, योगिनी? थोड़ा थोड़ा नहीं समझ रहा, ओके। आ, क्या नहीं समझा योगिनी? बोलो। अच्छा, क्वेश्चन रीड नहीं किया तुमने इसलिए। ठीक है, एक काम करो, मतलब ये जो होमवर्क के थे इनके जो हम अभी चेक कर रहे हो, वापस सॉल्व करो एक बार तुम्हारा प्रीवियस लेक्चर होने पर। तुम्हारा शायद 11th लेक्चर बाकी है ना सिर्फ देखना अब।
10th का हाफ एंड 11th, रुको 11th मतलब कल का, राइट। सो ठीक है, वो खत्म करने के बाद वो 11th में होमवर्क तो दिखेगा ही तुम्हें, वो होमवर्क देख लो, फिर ये वापस एक बार यहाँ पे आओ, ठीक है। हाँ, वैसे ही इसके आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने वाले हैं। चलो ये हुआ सबका, कैन वी गो टू लास्ट होमवर्क। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, लास्ट होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर क्या था वो 22 ना, नहीं 17। वो कल चेक करते हैं, तो योगिनी कल 17th क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। फाइन, मतलब तुम्हें लेक्चर देखना पड़ेगा उसके लिए आज 11th का, एटलीस्ट लास्ट 5 मिनट देखे तो भी चलेगा, जिसमें मैंने ये मतलब कल के लेक्चर के लास्ट 5 मिनट्स पहले देखो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया क्या करना है इसमें। पॉसिबल हो तो पूरा ही लेक्चर देख लो, आज 11th खत्म ही कर लो, सो दैट तुम्हारा पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। सो प्रेफरेबली 11th लेक्चर पूरा देख लो, सो दैट बैकलॉग खत्म होगा एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन नॉर्मली अब कल से। कल चेक करते हैं 17। चलो अभी के लिए, हाँ बोलो। हाँ, नहीं नहीं सफिशिएंट नहीं, इसके अलावा मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं, वो भी करना है। टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी करने हैं। हम्म, इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी इतने ही क्वेश्चन होने वाले, खुद को करना है वो आपको पूरा। नेक्स्ट, चलो अब मुझे बोलो एक बार, कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है बिगिनिंग से, एकदम बिगिनिंग से, विच क्वेश्चन नंबर इज पेंडिंग। फर्स्ट तो ठीक है, वो थियरी क्वेश्चन है, मार्क क्यों, अरे हाँ मार्क आपके पास प्रिंट नहीं है ना अभी, ठीक है ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, चलो। और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 डन। मुझे बोलो, हमने फिफ्थ किया क्या क्वेश्चन, फिफ्थ मैंने मार्क क्यों नहीं किया, नहीं किया फिफ्थ, अभी करते, 1 सेकंड में, 1 सेकंड का क्वेश्चन है वो, चलो फिफ्थ पे आओ। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर मतलब जहाँ पे मटेरियल रिकॉर्ड करते हैं, इफ फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। 200 यूनिट्स एट 5 रुपीज पर यूनिट मिले, लेस 20% डिस्काउंट मिला है, सब टोटल 800। मुझे बोलो कॉन्सेंट्रेट, इनवॉइस में ही वो डिस्काउंट आया है, मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट। ओके, मतलब यू आर सेइंग कैश डिस्काउंट है, ओके कैश, ओके। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, ट्रेड डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट होगा। हाँ बोलो आकांक्षा। ट्रेड डिस्काउंट, हाँ कैश डिस्काउंट हम डिडक्ट नहीं करते, लेकिन उसने इनवॉइस में किया, हमने नहीं, वो उसने किया है, उसने इनवॉइस जो भेजा है हमें उसने, कैश डिस्काउंट, ओके। सो आकांक्षा फिर क्या बोलना है तुम्हें, कैश या ट्रेड, कैश, ओके। काव्या योगिनी, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ओके गुड। मुझे बोलो, जब वो सप्लायर इनवॉइस देगा, तब उसको पता है क्या कि हम पेमेंट इमीडिएटली करने वाले या बाद में करने वाले। पेमेंट पे इनवॉइस नहीं मिलता, पेमेंट पे रिसीट मिलती है। इनवॉइस इज रिसीव्ड विद गुड्स, हमने परचेस प्रोसीजर में देखा है, इनवॉइस के बाद पेमेंट होता है। तो मुझे बोलो, जब इनवॉइस बनता है तो इनवॉइस में कैश डिस्काउंट आ सकता है क्या फिर, नो। इनवॉइस में जो डिस्काउंट होता है दैट विल बी ट्रेड डिस्काउंट, ओके। अगर अगर कभी ऐसा हुआ कि पहले एडवांस पेमेंट किया था फिर इनवॉइस मिला, तभी शायद कैश डिस्काउंट आ सकता है इनवॉइस में, बट फिर उस केस में देना चाहिए उन्होंने स्पेसिफिकली। तो ये ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट होगा, और हमें डिडक्ट करके लेना है, मतलब हमें 800 पे रिकॉर्ड करना है उसको, 1000 पे नहीं करना है।
Is this clear to everyone? Okay, next. हाँ, मैंने जो आपको दिया है, क्लास का सपोज क्लास के फीस पे किया आपने और मैंने आपको दिया, तो कहना है से अगर मैंने आपको बाद में दिया तो वो रिसीट और इनवॉइस एक ही हो जाएगा। वेरएज अगर ऐसा हुआ कि मैंने पहले आपको बिल दिया और फिर उसके बाद आपने पेमेंट किया और फिर मैंने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी, तो फिर इनवॉइस एंड रिसीट अलग अलग हो जाएंगे। हम्म अगर आपके पेमेंट के बाद ही मैंने आपको रिसीट दे दी तो इनवॉइस एंड रिसीट एक ही इशू कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आई एम इशूइंग इनवॉइस कम रिसीट टुगेदर, आई एम नॉट इशूइंग इनवॉइस एंड रिसीट सेपरेटली। इसलिए कभी कभी आपको वर्ड ऐसा भी दिखेगा उस पे, इनवॉइस कम रिसीट, मतलब इनवॉइस एंड रिसीट आर गिवन एट वन टाइम, जहां पे जनरली कब होता है कि पैसे ऑलरेडी, मतलब वेर एवरी टाइम मनी इज रिसीव्ड फर्स्ट एंड बिल इज रिसीव्ड इशूड लेटर, तब कभी कभी ऐसा भी दिखता है इनवॉइस कम रिसीट। ओके गुड। तो अ, हाँ, मतलब ये 800 पे रिकॉर्ड करेंगे, ये तो सब सब एग्री है इस पे। एस जी एस टी एट 12%। अब एक्चुअली सिर्फ एस जी एस टी नहीं हो सकता, क्योंकि एस जी एस टी जितना होता है उतना ही सी जी एस टी भी होता है, बट ठीक है वो क्वेश्चन में दिया है तो ले लेते हैं। 12% एस जी एस टी 96 रुपीज चार्ज किया है। पहले नीचे आओ और देखो, डॉक्यूमेंट्स एनेबलिंग इनपुट क्रेडिट आर एनक्लोज्ड विद द इनवॉइस, तो ऐड करना है क्या उसको? नहीं करना है, नहीं करना है, करेक्ट, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है। गुड। पैकिंग चार्जेस फॉर 5 बॉक्सेस, उसके बारे में कुछ दिया है, पढ़ते हैं बाद में। 2% कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल इफ पेमेंट इज मेड इन 30 days, रिलेवेंट है क्या? फाइंड प्राइस पर केजी टू बी रिकॉर्डेड इफ बॉक्सेस आर रिटर्नेबल एंड बॉक्सेस आर नॉन रिटर्नेबल। यही पे कर सकते हैं, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, एक साथ ही करते हैं, चलो। बॉक्सेस अगर रिटर्नेबल है, बॉक्सेस अगर रिटर्नेबल है, तो मुझे बोलो, एक तो परचेस प्राइस कितना लेना है, 1000 या 800? 800, तो परचेस प्राइस 800 है। जीएसटी वैसे भी ऐड नहीं करना है, कैश डिस्काउंट वैसे भी डिडक्ट नहीं करना है। बॉक्सेस अगर रिटर्नेबल है तो उनको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज ये 50 रुपीज फिर हमें वापस मिल जाएंगे, तो कहने से यही हमारा टोटल कॉस्ट हो गया फिर। क्वांटिटी कितनी है ऊपर देखो, क्वांटिटी 5 नहीं, 200 यूनिट्स, राइट। तो अगर 200 यूनिट्स क्वांटिटी है तो कितना आएगा रेट पर केजी, प्राइस पर केजी, प्राइस पर यूनिट मतलब? अच्छा, गुड। 16,000 ही बोलना है क्या सबको? ठीक है। 16, 1,60,000, अच्छा, ओके। 4, 4, आई होप समझा सबको 4। अब वो अगर 16,000 बोल रहे हो, आप कुछ नहीं बोल सकता उस पे अब। ठीक है। बॉक्सेस आर नॉन रिटर्नेबल, तो एक ही चेंज होगा, वो 800 में क्या ऐड होगा सिर्फ अब? नॉन रिटर्नेबल है तो 850 होगा, करेक्ट, दैट्स इट। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 850। हाँ, यूनिट्स तो उतने ही रहेंगे, 200, तो प्राइस पर यूनिट कितना आने वाला है? 4.25 पर यूनिट। सलोनी गलती से आई हो क्या लेक्चर में? हाँ, यहाँ पे 850 इंटू 200 करना है ना, अल्ताफ, अल्ताफ का।
चलो क्लियर है क्या सबको दोनों? ओके। ये क्वेश्चन नोटबुक में अगर हमने लिखा तो कैन यू टेल मी किस किस के बारे में नोट लिखना पड़ेगा हमें? जीएसटी का नोट लिखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्स एनेबलिंग इनपुट क्रेडिट आर एनक्लोज्ड देयरफॉर क्रेडिट इज अवेलेबल देयरफॉर नॉट एडेड। देन ट्रेड डिस्काउंट का भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे दिया है। तो since 200 given in the invoice is trade discount, it has been deducted to arrive at the purchase cost. Or cash discounts, since cash discount is a finance cost, it is not deducted in calculating cost of material. Correct? बॉक्स का तो ठीक है, वो दो केसेस वैसे भी कर रहे हैं ना। तो ये तीन नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अभी तो ठीक है, हमने यही पे किया, कुछ मतलब ही नहीं था इस क्वेश्चन में एक्चुअली। अब सेवेंथ नहीं किया हमने, सेवेंथ बाद में करते हैं। 8 9 डन, 10 डन, 11 is done, 12th is done, 13 14 15 16 17। 22 तक सब हुए, 7 छोड़ के। 7 तो छोड़ दो अभी के लिए। नाउ और ये वो आदित्य का भी हुआ है 25, 26, 27, वो भी ईओक्यू के है। दो क्वेश्चंस बचे अब सिर्फ स्टॉक लेवल्स के। लेट्स फिनिश दोस सो दैट वी कैन गो टू नेक्स्ट कंसेप्ट। अब 23 एंड 24 अलग ही क्वेश्चंस है, तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सबको। एक साथ ही करता है, कॉन्सेंट्रेट। अलग क्वेश्चंस है वो थोड़े से। लेट्स रीड 23 फर्स्ट। एमएस मतलब क्या? Messrs Tire Tech trades in four-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In year-end 21-22, the report of sales manager revealed that Tire Tech experienced stock out of tires as under. Stock out मतलब क्या होगा? देखा हमने एकदम फर्स्ट देखो, मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल के फर्स्ट देखो। स्टॉक आउट इज व्हेन डिमांड है लेकिन क्वांटिटी नहीं है हमारे पास। करेक्ट। स्टॉक आउट हो गया मतलब क्या कि डिमांड आई है लेकिन हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। मतलब करेक्ट, मतलब अंडर स्टॉकिंग। तो 100 स्टॉक आउट हुआ मतलब क्या कि 100 से कम पड़ा हमारा स्टॉक। ऐसा दो बार हुआ है। 80 यूनिट्स कम पड़े हमारे, ऐसा 5 बार हुआ है। 50 यूनिट्स का डिमांड आया था लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ऐसा 10 बार हुआ है, एंड सो ऑन। 0 यूनिट्स का 33 टाइम्स हुआ है। कितने? 0 यूनिट मतलब देयर इज नो स्टॉक आउट, मतलब हमारा जो स्टॉक था वो सफिशिएंट था डिमांड मीट करने के लिए। हाँ, क्योंकि अब मुझे बोलो ये क्यों दिया, देखो। टेल मी व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस, मतलब कितने दिन हमने ये टोटल डेटा ऑब्जर्व किया है। फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू ऑब्जर्व दिस? कितने? 100 डेज के लिए। मतलब यू हैव ऑब्जर्व दिस डिटेल्स फॉर पास्ट 100 डेज। आते हैं वहां पे वापस क्यों दिया है वो, पहले आके पढ़ते हैं। कंपनी लूजेस, कॉन्सेंट्रेट, अब कंपनी लूजेस 150 यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट, मतलब स्टॉक आउट हुआ तो उनके 150 रुपीज लूज हो जाते हैं। मतलब कहने से 150 उनका पर यूनिट का प्रॉफिट होगा। देखो, क्योंकि जब स्टॉक आउट होता है तो वो प्रॉफिट चला जाएगा ना, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इट इज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करेक्ट है? फाइन। मतलब स्टॉक आउट हुआ तो उनके 150 रुपीज चले जाते हैं, एंड इट स्पेंड्स 50 रुपीज पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री कैरी करनी है तो 50 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। They're asking determine optimum safest stock level. Optimum safest stock level. अब मुझे बोलो, पास्ट में ऐसा हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा? मतलब अब कितना स्टॉक रखना चाहिए? ऑप्टिमम मतलब जिसपे कॉस्ट कम आता है सबसे। तो अब कितना स्टॉक रखना चाहिए, उसके लिए कुछ डेटा दिया है क्या उन्होंने कि आगे कितना स्टॉक आउट होगा? नहीं। कैन वी यूज दिस डेटा समहाउ टू एस्टिमेट कि आगे कितना होगा? सी,
ये तो सबको समझाया कि उन्होंने आगे का कुछ नहीं दिया है, इज इट करेक्ट? ये तो सब पास्ट का है ना, कि इन द ईयर एंड 2021 हिज रिपोर्ट रिवील्ड दैट दिस हैज हैपेंड, मतलब ये ऑलरेडी हुआ है। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव अवेलेबल इज, हमें, मुझे बोलो 100 इतना स्टॉक आउट 2 बार हुआ, आउट ऑफ हाउ मच? 2 टाइम्स, आउट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स? 100 times. So can I say 2% of the times we had stock out of 100 units? 5% of the times we had stock out of 80 units. Then 10%, 20%, 30% and 33%. Is this like, can we take this as basis? Can we take this as probability of stock out? देखो, can we take this as in future also there are 2% chances कि हमारा इतना स्टॉक आउट होगा, 5% चांसेस कि हमारा इतना स्टॉक आउट होगा? अगर आपको याद है तो प्रोबेबिलिटी ऐसे केसेस में हम पास्ट इवेंट से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर अगर किसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी याद है मैथ से, सपोज, तो नहीं याद है यार, इट वाज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब डिवाइडेड बाय टोटल टेकिंग पास्ट डेटा विल गिव अस प्रोबेबिलिटी, जिसके बेसिस पे हम एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा। अब आइडियली आइडियली मुझे बोलो, सिर्फ 100 डेज ऑब्जर्व करके प्रोबेबिलिटी निकालना करेक्ट है क्या? नहीं, पास्ट 3-4 साल ऑब्जर्व करके निकालनी चाहिए आइडियली प्रोबेबिलिटी। बट ठीक है, इनके पास 100 डेज का डेटा है, तो क्या कर सकते हैं हम, राइट? हाँ, मतलब इसके बेसिस पे तो इतना ही निकाल सकते हैं हम, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक साथ ही सॉल्व करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 23। आई होप सब लोग पेज नंबर्स लिख रहे हैं, नोटबुक को लिख रहे हैं क्या सब लोग? हाँ, नहीं लिखा हो? आप लिखो, एक बार कंप्लीट कर दो, बाद में बहुत डिफिकल्ट हुआ वो कंप्लीट करना। और इंडेक्स बना रहे हो क्या, क्वेश्चन नंबर और उसका पेज नंबर? नहीं बना रहे ना? बना रहे हो ना? गुड। नहीं, नोटबुक में मैंने बोला था आपको एक इंडेक्स बनाओ फर्स्ट पेज पे, कि क्वेश्चन नंबर और उसका पेज नंबर नोटबुक में, क्योंकि बाद में आपको मिलेगा ही नहीं 40 क्वेश्चन, और एडिशनल क्वेश्चन बन के 40 क्वेश्चन आए तो कहाँ से मिलेंगे फिर क्वेश्चन? ढूंढना पड़ेगा, तो वो बाद में तुम्हें करना पड़ेगा फिर अल्ताफ, देन देख के। अगर तुमने इंडेक्स लिखा है ऑलरेडी तो डायरेक्ट लिख पाओगे ना बाद में फिर। हाँ, अरे एक ही कॉलम करना है, ऐसा कंपलसरी है क्या अल्ताफ? 2 कॉलम नहीं कर सकते क्या इंडेक्स में? अच्छा, मतलब एक पेज पे नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर पेज, क्वेश्चन पेज, क्वेश्चन पेज कर सकते हो ना? करो, क्योंकि बाद में वो कंफ्यूजिंग होगा। कुछ चैप्टर्स में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, ये तो मटेरियल कुछ नहीं है, तो इसलिए बी केयरफुल ऑफ दैट। चलो next। अब प्रोबेबिलिटी पहले लिख लेते हैं। लिखो, बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन वी कैन एस्टिमेट probability of different stock out situations as follows. Stock out units, number of occurrences and उसकी probability। मतलब एक्चुअली वही टेबल लिखना है हमें, लेकिन लिखना पड़ेगा वापस सबको। स्टॉक आउट यूनिट्स में कितने कितने थे, 100 समथिंग, 100, 80, 50, 10, 0। हाँ, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस थे 2, 5, 10, 20, 30, 33। तो प्रोबेबिलिटी निकाल के रखो सबकी। 100 ही है तो इजी है फिर प्रोबेबिलिटी निकालना। 2/100 मतलब 2% ऑफ टाइम्स 5%।
टोटल ऑब्वियसली कितना आना चाहिए उसका? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का टोटल 1 आता है। ओके। आगे चैप्टर्स में नहीं, कहीं पे भी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी डेरिवेटिव सब कुछ। नहीं यहाँ पे नहीं, बट व्हेन यू गो टू एफएम अल्ताफ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूलाज अगर तुम्हें लॉजिक लगाना है, मतलब लॉजिक से सीखना है, तो फिर तुम्हें डेरिवेटिव्स पे जाना पड़ता है। बट ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी भी, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी आपको आएगा वापस फाइनल में, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यू हैव टू स्टडी दैट कि व्हाट आर द प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट पीरियड। तो उसके कुछ मॉडल्स भी देखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ट्री वगैरह बनाओगे तब फाइनल में। बहुत दूर है ना। सब कुछ आएगा। तो उसमें से स्टैटिस्टिकली पार्ट, स्टैटिस्टिक्स पार्ट स्पेशल आप यूज करोगे आगे जाके बहुत। एंड मैथ्स का डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, इफ यू वांट यू कैन यूज, बट इफ यू यूज इट विल बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट नहीं यूज किया तो भी कभी मैटर नहीं करेगा लाइफ में। तो बट आइडियली यू शुड यूज, मतलब लॉजिक समझना है तो। हाँ बोलो काव्या। स्टैटिस्टिक्स स्पेशली मैथ्स का आपको लगेगा, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ऑब्वियसली सब जगह पे लगेगा। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वापस आएगा फाइनल में। चलो हुआ यहाँ तक, कैन वी प्रोसीड? ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है केयरफुली देखो। ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा हमें कि हमने कितना स्टॉक रखना चाहिए, ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल। ऑप्टिमम मतलब जिसपे कॉस्ट कम आता है। अब 100% कॉन्सेंट्रेशन से देखो सब लोग। अगर अगर हमने पिछले पीरियड में जो रखा था उससे कितना स्टॉक एक्स्ट्रा रखा तो एक भी बार स्टॉक आउट नहीं होगा। कितना स्टॉक हमने एक्स्ट्रा रखा तो एक भी बार स्टॉक आउट नहीं होगा। कितना कितना सेफ्टी स्टॉक रखा तो एक भी बार स्टॉक आउट नहीं होगा। करेक्ट। 101 ऐसे नहीं, मतलब कहने से क्या 100 भी हमने सेफ्टी स्टॉक रखा तो भी अकॉर्डिंग टू दिस एक भी बार स्टॉक आउट नहीं होगा। करेक्ट। क्या काव्या, क्या बोल रहे तुम? 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन काव्या अगर हमारे पास 100 स्टॉक है तो कहने से जब ये एक्स्ट्रा डिमांड आएगा तो वो दे देंगे स्टॉक उनको, राइट? मतलब अगर हमने, हमारे पास अभी क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है इसलिए स्टॉक आउट हो रहा है। कहने से अगर हमने 100 का सेफ्टी स्टॉक रखा काव्या तो फिर हमारा एक भी बार स्टॉक आउट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक आउट हमारा 100 का ही हुआ है अब तक। इज इट करेक्ट? डज एवरीवन एग्री कि 100 हमने स्टॉक रखा तो एक भी बार स्टॉक आउट नहीं होगा? बाकी लोग समझाएगा सबको? हम्म। योगिनी, आकांक्षा, सलोनी, यस। ओके। ओके, फिर मुझे बोलो, अगर हमने 80 का सेफ्टी स्टॉक रखा तो फिर कितने बार स्टॉक आउट हो सकता है? 2 बार। करेक्ट, वेरी गुड। 2% ऑफ द टाइम स्टॉक आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने 80 का स्टॉक रखा तो अगर 100 का डिमांड आया तो ही स्टॉक आउट होगा, मतलब 2 बार ही से स्टॉक, मतलब 2% ऑफ द टाइम स्टॉक आउट हो सकता है। ये क्लियर है सबको? बोलो। फाइन। एंड अगर हमने 80 का स्टॉक रखा तो 2% ऑफ द टाइम स्टॉक आउट होगा।
और कितने यूनिट्स से स्टॉक आउट होगा, कितने यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, 20, करेक्ट। क्योंकि ऊपर के 20 यूनिट्स ही हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि 100 का डिमांड आया तो 80 तो हमारे पास ऑलरेडी होगा, तो हम ऊपर के 20 नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे, समझा। अगर हमने 50 का स्टॉक रखा, कॉन्सेंट्रेट 100%, अगर हमने 50 का ही सेफ्टी स्टॉक रखा, तो कहना है से अगर 100 का डिमांड आया तो कितने से स्टॉक आउट होगा हमारा, करेक्ट। मतलब 50 यूनिट स्टॉक आउट होने के 2% चांसेस है, एंड 80 का डिमांड आया तो कितने यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, 30 यूनिट्स। कहने से 30 यूनिट स्टॉक आउट होने के 5% चांसेस है। ये स्ट्रक्चर समझा क्या सबको क्वेश्चन का, इसके अकॉर्डिंग नीचे जा सकते हैं अब हम। फाइन, तो फिर इसको कुछ तो प्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या होगा, देखो हम जितना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखेंगे उतना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट भी आएगा, इज इट करेक्ट, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक हमें कैरी करना पड़ेगा, राइट। बट जितना कम सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, कहने से उतना ज्यादा स्टॉक आउट कॉस्ट आएगा फिर। अगर हमने स्टॉक कम रखा तो स्टॉक आउट बढ़ेगा, फिर ये कॉस्ट बढ़ेगा। अगर हमने स्टॉक ज्यादा रखा तो फिर कैरी करने का कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। मतलब हमें ऐसा लेवल निकालना है जहां पे दोनों सबसे कम हो रहा है। क्या करना है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो फिर करते हैं अब, लेट्स ट्राई टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली। अब हमें अलग अलग लेवल्स चेक करने पड़ेंगे, सो लेट्स राइट इवैल्यूएशन ऑफ different safety stock levels. Evaluation of different safety stock levels. फर्स्ट, अगर हमने पूरा 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखा तो पूरा 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखा, कॉन्सेंट्रेट। अब मुझे बोलो स्टॉक आउट होगा क्या फिर कभी, नहीं, तो स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी 0, बिकॉज स्टॉक आउट होगा ही नहीं, 100 यूनिट्स ही हमारा मैक्सिमम स्टॉक आउट हुआ है अब तक, तो पूरा 100 का सेफ्टी स्टॉक रख दिया तो स्टॉक आउट ही नहीं होगा। एंड कैरिंग कॉस्ट तो रहेगा, देखिए कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा 100 यूनिट्स को, कितना, 100 इंटू 50, ओके। हाफ करेंगे क्या उसको, हाफ क्यों नहीं करना है उसको, हाफ भी तो करना चाहिए ना, या नहीं? हाँ, तो वहां पे पर यूनिट ही बोला होता है कैरिंग कॉस्ट में, पर यूनिट पर एनम। शुड वी डिवाइड दिस बाय 2 और नॉट, करेंगे या नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में जनरली हाफ करते हैं ना, आर ओ क्यू बाय 2 लेते हैं, करेक्ट। वो आर ओ क्यू का हाफ करते हैं, आर ओ क्यू का हाफ क्यों करते हैं, क्योंकि आर ओ क्यू यूज होता है और एंड में 0 होता है। मुझे बोलो सेफ्टी स्टॉक आइडियली कहने से सेम रहेगा पूरे साल, राइट। सेफ्टी स्टॉक सेम रहेगा तो कहने से उसका हाफ नहीं करना है फिर, उसको तो पूरे साल के लिए कॉस्ट आएगी, तो 5000 आया। तो इस सिचुएशन में टोटल कॉस्ट विल बी 5000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सारे लेवल के लिए करना पड़ेगा, और अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा। देखो सेफ्टी स्टॉक क्या मतलब, प्रगुन हमें उतने यूनिट्स, अब हमारा स्टॉक आउट 100 का हुआ था मैक्सिमम,
तो मुझे बोलो अगर हमने सेफ्टी स्टॉक मतलब एक मिनिमम स्टॉक लेवल रख दी 100 की, तो कहने से फिर स्टॉक आउट ही नहीं होगा हमारा कभी, राइट? मतलब 100 की स्टॉक लेवल रख के देखते हैं कितना कॉस्ट आता है फिर, तो 5000 आ रहा है। हम्म अब वो ही सपोज, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टॉक आउट कॉस्ट जीरो है लेकिन कैरिंग कॉस्ट आ रहा है ना। अगर हमें कैरिंग कॉस्ट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 100 को, क्या मतलब स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये 100 को रिड्यूस करना पड़ेगा, करेक्ट? अब 100 के नीचे हमने सभी लेवल्स नहीं चेक करने चाहिए, लॉजिकली कौन सा लेवल चेक करना चाहिए डायरेक्टली, अब 100 के नीचे विच लेवल शुड बी चेक डायरेक्टली, कितने यूनिट्स का लेवल? अच्छा नहीं, 10 क्यों, मतलब 80 करना चाहिए ना आइडियली अल्ताफ, सभी नहीं चेक करना चाहिए, मतलब मैं ऐसे बोल रहा था कि 99 98 97 सब चेक करेंगे क्या? नहीं, करेक्ट, डायरेक्टली 80 यूनिट्स का चेक करते हैं। 80 करेक्ट, सो 80 यूनिट सेफ्टी स्टॉक देखते हो। अब इसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सबको वापस, यहाँ पे स्टॉक आउट कॉस्ट कितना है। अब मुझे बोलो 80 यूनिट्स अगर हमने रखे तो कितने यूनिट्स का स्टॉक आउट हो सकता है, 80 के ऊपर सिर्फ 100 ही आ रहा है, मतलब कितने यूनिट्स का स्टॉक आउट हो सकता है? 20 यूनिट्स का। डज एवरीवन एग्री? और स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 150। तो कहने से स्टॉक आउट कॉस्ट आएगा 20 यूनिट्स इंटू रुपीज 150 पर यूनिट, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी टाइम, ये सिर्फ कितने परसेंट ऑफ टाइम्स होगा? 2%। तो कहने से दिस इज एक्सपेक्टेड ओनली 2% ऑफ द टाइम्स, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट? 60 रुपीज। ओके, क्योंकि याद है कि सबको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, x इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, करेक्ट? समेशन पी एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू था, छोड़ दो उसको, बट अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट मतलब क्या, कि 20 इंटू 150 3000 तो कॉस्ट आएगा, बट ओनली 2% ऑफ द टाइम्स चांसेस है आने के, इसका मतलब ऑन एवरेज वी कैन से 60 कॉस्ट आएगा सर। एंड यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 20 नहीं, कितना कितना स्टॉक कैरी कर रहे हैं हम, 80 यूनिट्स का। हाँ करेक्ट, 80 यूनिट्स इंटू 50 रुपीज पर यूनिट, 4000 आ रहा है क्या सबका, देखो। क्या बीच में इसको अब यहाँ तक लिख के भी हुआ है, नोट करके, कैन वी गो अहेड? किसी का बाकी है तो बोलो। हाँ, सी, थर्ड एक साथ करते हैं, उसके आगे के खुद से करो। नेक्स्ट हमने 50 यूनिट्स का चेक करना चाहिए, 50 यूनिट्स का भी एक साथ करते हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट, मुझे बोलो अगर 50 यूनिट्स रखा हमने स्टॉक, तो कितने कितने का स्टॉक आउट हो सकता है? दो सिचुएशन आ सकते हैं, कौन से? करेक्ट, आइदर 50 का स्टॉक आउट होगा या फिर 30 का स्टॉक आउट होगा, राइट? 50 का स्टॉक आउट होने के चांसेस क्या है? करेक्ट, पूरा 50 का स्टॉक आउट होने के तो 2% चांसेस है, एंड 30 का स्टॉक आउट होने के 5% चांसेस है। तो कहने से 50 का 2% प्लस 30 यूनिट्स का 5%, इस पे 150 रुपीज देना पड़ेगा हमें पर यूनिट। इज इट करेक्ट? समझ रहा है कि सबको ये आंसर सबसे आना चाहिए आइडियली। कितना रहा है बोले?
हाँ अरे 50 का 2% एंड 5% इंटू 150, हाँ 375 करेक्ट ना. एंड कैरिंग कॉस्ट. करेक्ट. टोटल कॉस्ट. चेक इफ एवरीवन गॉट दिस. सब लोग आंसर करो, आया है क्या? यस. क्या? हाँ करो. प्रगुन, योगिनी, आकांक्षा, सलोनी, आया है. करेक्ट. स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ता है, कैरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा, मतलब अभी टोटल कॉस्ट काव्या कम कम हो रहा है, राइट? कहने से किसी लेवल के बाद वो बढ़ने भी लगेगा, क्योंकि फिर स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होने लगेगा ना, अगर हमने बहुत ही कम रखा तो. मतलब कहने से काव्या अभी. हाँ कैसे पता चलेगा? कहने से हम हमें जीरो तक ही जाना है ना काव्या. तो ये 6 लेवल्स चेक करके उसमें जो मिनिमम होगा वो सिलेक्ट कर देंगे हम. करेक्ट. क्योंकि देखो अभी कॉस्ट कम कम हो रहा है काव्या. कहना है से आफ्टर अ पॉइंट जब स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ेगा ज्यादा ही, तो ये बढ़ने लगेगा कॉस्ट वापस. तो उसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो हमें सिलेक्ट करना है. तो वो तो उसके लिए कहना है से काव्या यहाँ पे हमें सिर्फ ये 6 लेवल्स ही चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी दी है हमें. राइट. फाइन. तो फिर यहाँ तक हुआ है सबका. कैन एवरीवन ट्राई नेक्स्ट 3 लेवल्स बाय योरसेल्फ? करो. करो ट्राई. स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सो दैट मैं भी करता हूँ स्क्रीन पे सॉल्व, स्क्रीन ऑफ करके. स्क्रीनशॉट लिया आपने? हो. मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मतलब अदरवाइज क्वेश्चन बैंक में ही देखो. एंड करो सब.
हो गया। लेट मी नो वन बाय वन होने पर, फिर स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। डन, ओके। वैभवी डन, ठीक है। डन, ओके। योगिनी आकांक्षा डन, ठीक है। मुझे बोलो, लोएस्ट कॉस्ट इज इट कमिंग एट 20 यूनिट्स रुपीज 2140? सब लोग देखो आया क्या? 20 यूनिट सेफ्टी स्टॉक पे रुपीज 2140, दैट इज कमिंग टू बी द लोएस्ट। 50 का चेक करो पहले सब लोग, 2875 आया क्या? तो हमने किया था राइट। 20 का इतना आया क्या? देखो सब लोग, यस नो फास्ट। ओके गुड। अल्ताफ, प्रगुन, वैभवी, आकांक्षा। 10 का इतना रहा है क्या? 2195। गुड। एंड 0 का 2700। सो डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल बोला था, तो ऑप्टिमम स्टॉक लेवल क्या होगी? करेक्ट। ऑप्टिमम स्टॉक लेवल इज 20 यूनिट्स since expected cost will be the lowest, that is rupees जो भी था 2140 शायद, यस। अलग ही था, मतलब अब तक के ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें एक्चुअली, राइट। तो वो जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स है ना, उसमें जस्ट ऐड करो क्वेश्चन का रेफरेंस, कि प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चंस इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। दो है एक्चुअली, इसके आगे का भी है। कौन से थे क्वेश्चन नंबर्स? 23 एंड 24। 23 and 24 of QB। एग्जाम में कुछ अलग आया तो यू शुड बी एबल टू थिंक कि क्या कर सकते हैं उसमें, क्या दिया है, व्हाट वी कैन डू। कैन वी गो टू 24th? सब लोग यस नो? ठीक है। अब 24th इज थोड़ा सा इलॉजिकल, ओके, थोड़ा इतना लॉजिकल नहीं हो क्वेश्चन 24। ठीक है, बट देखते क्या है। ओल्ड मॉड्यूल से, ये ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल से, तो एक बार देखते कि क्या दिया है एग्जैक्टली उन्होंने, क्या है। IPL Limited uses a small casting in one of its finished products. The castings are purchased from a foundry.
ओके, एक तो कास्टिंग मतलब क्या? कास्टिंग मतलब कास्ट करना मतलब क्या क्या करना? अच्छा, मूवी वाला कास्टिंग नहीं, ओके ओके ओके, अच्छा। कास्ट करना मतलब किसी चीज को शेप देना, मोल्ड करना। तो कास्टिंग मतलब क्या? समथिंग विच इज कास्टेड, सम मेटल आइटम विच इज, जिसको शेप दिया है कुछ पर्टिकुलर, ऐसा कास्टिंग वो उनके एक फिनिश प्रोडक्ट में यूज करते हैं। वो कास्टिंग एक फाउंड्री से परचेस करते हैं। फाउंड्री इज अ प्लेस जहाँ पे कास्टिंग कास्टिंग होता है, कास्टिंग नहीं, कास्टिंग होता है। मतलब क्या? वो मेटल को हीट करके उसको शेप दिया जाता है। हाँ, ठीक है। IPL Limited purchases 54,000 castings per year at a cost of 800 per casting. Castings are used evenly throughout the year in the production process on a 360 days per year basis. Company estimates that it costs 9,000 to place a single order and about 300 to carry one casting in inventory for a year. इनकी कैरिंग कॉस्ट हाई है अब तक के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। High carrying costs result from the need to keep the castings in carefully controlled temperature and humidity conditions and from high cost of insurance. Delivery from the foundry generally takes 6 days. EOQ के लिए इसका लेना देना है क्या कुछ? नहीं, लीड टाइम है ना वो, but it can take as much as 10 days. Days of delivery time and percentage of their occurrence are shown in the following tabulation. मतलब 6 days डिलीवरी 75% केसेस में होती है, 7 days में डिलीवरी 10% केसेस में होती है, 8 days में डिलीवरी 5% केसेस में होती है, एंड सो ऑन। पहले तो उन्होंने EOQ पूछा है, EOQ के लिए नन ऑफ दैट इज रिलेवेंट। EOQ के लिए ये कुछ पार्ट रिलेवेंट ही नहीं, क्योंकि लीड टाइम लगता ही नहीं है EOQ के लिए। कैन यू फाइंड EOQ बाय योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? लिखो, अब तक आना चाहिए था फास्ट। फास्ट। एटीन। 800 नहीं, 300। 300। अच्छा, आयरन कास्ट वगैरह ऐसा सर ने बोला था, करेक्ट करेक्ट। आएगा सबका, बाकी लोग? ओके, चलो देन। EOQ तो आया, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब अंडरस्टैंड, ये नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा लॉजिकली नहीं किया है उन्होंने, बट ठीक है, अब हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। सो इस अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या मतलब कैसे इंटरप्रेट किया उसको केयरफुली देखो, पढ़ते हैं। अज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम अ 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड व्हाट वुड बी रीऑर्डर पॉइंट? रीऑर्डर पॉइंट मतलब ROL। They're saying assume that the company is willing to take a 15% risk of being out of stock. उनके डिलीवरी टाइम और उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी है। मुझे बोलो, उन्होंने डिलीवरी के डेज कितने अज्यूम करके कैलकुलेशन किया
तो उनको 15% रिस्क रहेगी। मुझे बोलो कॉन्सेंट्रेट, मुझे बोलो कहने से उन्होंने कैलकुलेशन, सभी कैलकुलेशन 10 डेज अज्यूम करके किए, तो कहने से उनको 0 रिस्क रहेगी, क्योंकि 10 डेज में तो एनीवे मटेरियल आ जाएगा। Does everyone agree? अगर जो कैलकुलेशंस करने हैं उनको सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर पॉइंट, वो 10 दिन लेके किया तो उनको रिस्क ही नहीं रहेगी कुछ, क्योंकि 10 दिन में तो मटेरियल आने ही वाला है। सर मतलब कहने से 7 डेज अज्यूम करके कैलकुलेशन किया सब, तो फिर ये 15% रिस्क रहेगी हमें। देखो, डज एवरीवन एग्री कि 7 डेज लेके कैलकुलेशन किया तो 15% रिस्क रहेगी? यस, हाँ। इसका मतलब ये पॉइंट के लिए हमें लीड टाइम कितना अज्यूम करना है? 7 डेज का। अब मैक्सिमम ऐसा नहीं, अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ दिया है क्या एक्चुअली? आरओएल के लिए कर रहा है एग्री, बट मैक्सिमम मिनिमम ऐसा तो दिया नहीं है यहाँ पे, राइट? हम तो 7 डेज अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग 7 डेज, राइट? मतलब 7 अज्यूम करके ही कर रहे हैं ना अल्ताफ, तो मैक्सिमम का सवाल ही नहीं आता फिर, करेक्ट? क्योंकि मैक्सिमम करते तो आई एग्री कि 10 लेके ही करते, फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन किया है, केयरफुली देखो क्या किया और क्या करना है। अब आइडियली हम आरओएल पहले कैलकुलेट करते हैं, इज दैट करेक्ट? बट हमें यहाँ पे तो पता है 7 डेज लेंगे, तो आरओएल पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें सेफ्टी स्टॉक पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम आरओएल से सेफ्टी स्टॉक को क्यों आता है? क्योंकि मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम लेते हैं, इसलिए। तो सेफ्टी स्टॉक के बारे में सोचो पहले। यहाँ पे डिलीवरी फ्रॉम फाउंड्री जनरली टेक्स 6 days. It has been interpreted by them as this is normal average lead time, क्योंकि नॉर्मली जनरली 6 days बोला है, तो एवरेज लीड टाइम 6 days है। हम कितना लीड टाइम लेके कैलकुलेशंस कर रहे हैं सब? 7 days लेके, राइट? फाइन। मतलब हमें कितने दिन का, सी इन एनी केस कहने से 6 days में तो मटेरियल आ ही जाएगा, मतलब ऑन एन एवरेज 6 days पे मटेरियल आएगा मिनिमम। 6 days के पहले तो मटेरियल नहीं आएगा, इज इट करेक्ट? फाइन। तो एवरेज के ऊपर कितना डिले हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस, मतलब हम जो अज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, नहीं हम जो अज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज में नहीं, डेज में। कहने से 1 दिन का डिले हो सकता है, करेक्ट? 1 day डिले होगा, तो इसका मतलब 1 दिन का स्टॉक हमने रखना चाहिए। 1 दिन का स्टॉक रखना चाहिए सेफ्टी स्टॉक में, सो दैट इवन इफ 6 का 7 पे गया तो वी विल बी सेफ, एंड 6 का 8 पे, 9 पे और 10 पे जाएगा ऐसा हम अज्यूम ही नहीं कर रहे, क्योंकि वी आर विलिंग टू अज्यूम 15% रिस्क। समझा? करेक्ट, मतलब 1 दिन का ही कंजम्पशन हमने रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर अज्यूमिंग कि 7 के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हम ये 15% रिस्क लेने को रेडी है, तो इसलिए कहने से हमने ये एक एक्स्ट्रा दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। मुझे बोलो डज एवरीवन, मतलब ये सबको समझा है क्या? इट इज नॉट दैट लॉजिकल, लॉजिकल नहीं है ये इतना, क्योंकि देखो अब आइडियली 6 days एक तो एवरेज नहीं है, पहले तो एवरेज निकालना है तो इसको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, फिर एवरेज आएगा, जैसे हमने अभी स्टॉक आउट के लिए किया था वैसे। कि 6 का 75% प्लस 7 का 10% प्लस 8 का 5% प्लस 9 का 5%, ऐसे करना पड़ेगा। बट उन्होंने जनरली 6 days दिया है, तो लेट्स टेक दिस एज एवरेज। एंड आइडियली 1 दिन का नहीं स्टॉक रखना चाहिए फिर, तो हमने कहने से हमारा पूरा सेफ्टी स्टॉक 7 दिन का होना चाहिए फिर, इज इट करेक्ट? क्योंकि मतलब हम जब ऑर्डर प्लेस करेंगे काव्या, और जब ऑर्डर रिसीव होगा, कहने से उसके बीच में अब 7 दिन का गैप होगा ना टोटल, तो मतलब हमने 7 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए आइडियली। अरे फाइन, बट in this question the way that they had solved it in the old module is they are saying that there is only 1 day delay here, so we'll keep only 1 day safety stock, क्योंकि 6 days तो मिनिमम है ही, मिनिमम है, उसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, वैसे पता है हमें, तो मतलब देयर अज्यूमिंग कि 6 days का सेफ्टी स्टॉक हमने ऑलरेडी रखा होगा।
ओके 6 डेज का सेफ्टी स्टॉक वो तो जनरली लगता है, तो हमने ऑलरेडी रखा होगा। अब एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है हमें, अगर हमने 7 अज्यूम किया तो 1 डे का। ओके, सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे वो एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक लेके कैलकुलेशंस कर रहे हैं, विच इज नॉट दैट करेक्ट। ठीक है, अब मुझे बोलो 1 डे का सेफ्टी स्टॉक लेके क्या होगा, मतलब कंजम्पशन कितना है पर डे, कंजम्पशन निकालना पड़ेगा ना पहले, पर डे कंजम्पशन पर डे निकालते हैं। एनुअल एनुअल रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारे पास, हाँ 360 दिया था शायद कहीं पे, रुको 360 डेज पर ईयर बेसिस लिखा है। तो मुझे बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था, 54,000 करेक्ट, डिवाइडेड बाय 360 डेज, मतलब कंजम्पशन पर डे कितना आ रहा है, 150 आ रहा है सबका, करेक्ट। तो फिर अब ये सेकंड केस जो था उसमें अब सेफ्टी स्टॉक हम कितना रखेंगे। ओके, एक तो पहले लिखते वक्त प्रेजेंट करते वक्त कैसे करना पड़ेगा, सिंस कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम 15% रिस्क, since company is willing to assume 15% risk, we can keep lead time of 7 days in our calculations to cover 85% of the risk. Is it correct? 85% रिस्क को कवर कर ले रहे हैं हम 7 डेज रख के, बिकॉज 7 डेज रखते तो इतना सब कवर हो जाता है पहले 2 पॉइंट ये। हम्म क्या लिखा है बोलो कोई तो, इसलिए वो देख के लिखना ही नहीं हमको, मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखना है। क्या है ये 50% risk, we can keep lead time of 7 days in our calculations to cover 85% of the risk। तो फिर हाँ ओके, अब यहाँ पे और एक लिखना पड़ेगा, एवरेज स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल नहीं, एवरेज लीड टाइम, सॉरी एवरेज लीड टाइम कितना अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, 6 डेज, क्योंकि उन्होंने दिया है जनरली 6 डेज लगता है ऐसा। therefore safety stock will be of 1 day, that is 7 minus 6 extra। तो फिर कितना रखना चाहिए एक दिन के लिए सेफ्टी स्टॉक हमने, करेक्ट, 1 डे इंटू 150 यूनिट्स विच इज 150 यूनिट्स। क्लियर है सबको ये, ओके। कैन आई से अब देयरफॉर रीऑर्डर लेवल विल बी, रीऑर्डर लेवल विल बी, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस क्या, एवरेज कंजम्पशन इनटू, करेक्ट, एवरेज लीड टाइम। तो 150 कास्टिंग्स प्लस एवरेज कंजम्पशन 150 है, और एवरेज लीड टाइम कितना है 6 डेज, तो कितना आएगा आरओएल, करेक्ट 1050 कास्टिंग्स। अब वैसे आपने देखा तो लॉजिक बनता है यहाँ पे, क्यों देखो, क्योंकि जब 1050 कास्टिंग्स होंगे तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 डेज के लिए 150 150 150 यूज होते जाएंगे, और जब हमारा मिनिमम स्टॉक आएगा 150 का, तब वो ऑर्डर आइडियली रिसीव होगा एवरेज बेसिस पे, बट नॉट दैट मच सेंस, मतलब एक्चुअली फिट हो रहा है, परफेक्टली फिट हो रहा है वो डेफिनेशंस में, बट प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एवरेज 6 नहीं लेना चाहिए था। मतलब एक्चुअली हम ये मिनिमम लीड टाइम लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, बट उन्होंने मिनिमम लीड टाइम को ही एवरेज बोला है, विच इज नॉट दैट लॉजिकल, बट ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब परफेक्टली मैच भी हो रहा है, लॉजिक में भी फिट हो रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
फाइन। फिर ऐसा ही एग्जैक्टली सेम उन्होंने थर्ड पॉइंट में पूछा है, assume that the company is willing to take 5% risk of being out of stock, then what is safety stock and reorder point? Can you calculate? कैलकुलेट करो, दोनों कैलकुलेट करो, सेफ्टी स्टॉक एंड आरओएल। अगर 5% रिस्क लेने को वो रेडी है तो मतलब करेक्ट है, 5% रिस्क लेने को रेडी है मतलब कितने दिन लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा सब कुछ? 9 डेज, क्योंकि सिर्फ ये लेने को रेडी है अब हम, मतलब यहाँ तक हमें कैलकुलेशन में देना पड़ेगा। सो 9 डेज के बेसिस पे ट्राई टू कैलकुलेट दिस। ओके, करते चेक। आरओएल देखते हैं। सेफ्टी स्टॉक 3 दिन का आएगा ना अब, तो 3 डेज इंटू 150 मतलब 450 यूनिट्स आ रहा है सबका, करेक्ट। एंड फिर इसमें सिर्फ 150 के जगह पे 450 ऐड होगा, इतना ही। करेक्ट है, 1350 कास्टिंग यूनिट्स मतलब। चेक करो थर्ड का येलो वाला आंसर आया क्या सबका? ओके गुड। किसी को रुकना है तो बोलो, अदरवाइज प्रोसीड करते हैं। फोर्थ और अलग है, फोर्थ के लिए अगेन कॉन्सेंट्रेट अब। 12,350 क्या है भाई तुम्हारा? अच्छा 2 नहीं है उसमें, हाँ ठीक है। फोर्थ कॉन्सेंट्रेट, assume 5% stock out risk, what would be total cost of ordering and carrying inventory for 1 year? मुझे बोलो, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, आरओएल, सेफ्टी स्टॉक या आरओक्यू? दोनों, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों आरओक्यू पे डिपेंड करते हैं। मुझे बोलो फिर, आरओक्यू तो हमारा फिक्स्ड है, क्या आया हमारा आरओक्यू यहाँ पे? 1800। मुझे बोलो वो चेंज होने वाला है कि लीड टाइम की वजह से? नहीं, तो फिर वाई आर दे आस्किंग कि 5% स्टॉक आउट रिस्क पे ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कितना है? क्योंकि उन्होंने ये दिया भी नहीं होता तो भी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट तो सेम ही रहना चाहिए ना आइडियली। तो फिर वाई आर दे सेइंग कि इस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्योंकि मुझे बोलो, एक एक काम करते हैं, ईओक्यू का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल के तो रखते हैं पहले। एट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, कितने ऑर्डर्स लगेंगे? 54,000 है पूरे साल में, तो 30 ऑर्डर्स इनटू पर ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, कैन एनीवन टेल मी? 9,000 पर ऑर्डर। ओके, कितना आएगा फिर वो? 2,70,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है। कैरिंग कॉस्ट भी ऑब्वियसली उतना ही आना चाहिए, चेक करते एक बार। कितना था पर यूनिट? 3 नहीं, 300 था ना? 54 नहीं, सॉरी 1800/2 करना था। करेक्ट, मतलब ईओक्यू पे 5,40,000 कॉस्ट आ रहा है। 675 कैसे सलोनी?
675 में और कुछ इंक्लूड किया है क्या तुमने? Has everyone got 540? बोलो मुझे, yes no? हाँ, फिर माय क्वेश्चन इज हाउ डज इट मैटर? फिर उन्होंने ऐसा क्यों पूछा है कि 5% स्टॉक आउट रिस्क अज्यूम करके ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा? करेक्ट, वेरी गुड। जो सलोनी बोल रहे, देखो सेफ्टी स्टॉक को भी तो कैरिंग कॉस्ट आएगा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, क्योंकि 5% लेवल पे सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन कर रहे हो? 450 यूनिट्स का अभी जो थर्ड पॉइंट में निकाला, तो कैरिंग कॉस्ट ऑन सेफ्टी स्टॉक विल बी हाउ मच? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 450 यूनिट्स इनटू 300, उसका हाफ करना है क्या? नहीं, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक हमेशा रहता है हमारे पास। तो इज इट 1,35,000? तो करेक्ट, गुड सलोनी, 6,75,000 इज करेक्ट। टोटल कॉस्ट एट 5% रिस्क लेवल। Check if everyone has understood this. वो ईमेल आईडी रिकॉग्नाइज हो रहा है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट एट 5% रिस्क। Tell me if everyone has understood this. गुड। तो आगे के पॉइंट पे जाने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो, स्पेशल एडजस्टमेंट्स में। देखो, इन केस we have to calculate carrying cost, पूरा लिखो, carrying cost on safety stock, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या उसको? नहीं, do not divide by 2, since it remains with us throughout the year. रेफरेंस कौन से दो क्वेश्चंस? अभी के दो, 23 एंड 24 ऑफ क्यूबी। लिखो, खुद के वर्ड्स में लिखो। अच्छा, लिखो लिखो फास्ट। लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, चलो। Refer to the original data. Assume that using process re-engineering, मतलब उनका प्रोसेस मॉडिफाई करके, री इंजीनियर करके, the company reduces its cost of placing a purchase order to only 600 rupees. अभी कितना था? नहीं, 9,000 था अभी, राइट? 600 कर दिया उन्होंने। In addition, company estimates that when the waste and inefficiency caused by inventories are considered, the true carrying cost of a unit is 720. अभी कितना था वो? 300 था। कंप्यूट न्यू EOQ, अब तक आना चाहिए था, फास्ट करो, फास्ट, अब तक तो आना ही चाहिए था। देखो, मेरा तो आ गया क्योंकि मुझे तो लिखना नहीं है। निकालो।
300 is correct. Good. Correct. Good. 300 यूनिट्स आ रहा है सिर्फ न्यू ईयर की ओर। आया सबका 300 300 करेक्ट। गुड। हाँ, अब हाउ फ्रीक्वेंटली पूछा है, मतलब वापस पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना पड़ेगा और फिर दिन निकालने पड़ेंगे। 300 यूनिट्स। ओके, अब सिर्फ 300 का मत करो, कॉन्सेंट्रेट। उन्होंने पूछा हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड परचेसिंग पॉलिसी। तो एक काम करते हैं अब फोर्थ पॉइंट के लिए, फोर्थ नहीं फिफ्थ पॉइंट था ना वो, अब ओल्ड पॉलिसी एंड न्यू पॉलिसी दोनों में देखना पड़ेगा ना। ओल्ड पॉलिसी में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे? 1800 जब आरओके होता था। 30 शायद ना। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे अब? 180 ऑर्डर्स हो रहे हैं, राइट। कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी? अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? करेक्ट। 360 डेज में 30 ऑर्डर्स, मतलब एक ऑर्डर के लिए 360 बाय 30, 12 डेज। Tell me if this is clear to everyone. Okay, good. मतलब अरे ओके गुड बोलता तो ओके गूगल ओपन हो जाता है फोन पे। ओके, तो कैन आई से हाउ फ्रीक्वेंटली पूछा था ना, एज कंपेयर टू ओल्ड परचेसिंग पॉलिसी। तो नाउ वी आर प्लेसिंग ऑर्डर एवरी 2 डेज इंस्टेड ऑफ एवरी 12 डेज, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हम ऑर्डर्स का। Fine. हाँ, कुछ तो बहुत मिस्टेक था उनके इसमें। यस ओके, अब देखो एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक लेवल्स इज डन। वो 7th क्वेश्चन बाद में करेंगे, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज डन। मुझे बोलो नेक्स्ट ये क्या था? इन्वेंट्री कंट्रोल का नेक्स्ट पार्ट। फॉर्मूला बुक पे जाओ, देखो। इन्वेंट्री कंट्रोल का फर्स्ट वे था यूजिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। इन्वेंट्री कंट्रोल का सेकंड वे था यूजिंग रिलेटिव क्लासिफिकेशन एंड रेशियो एनालिसिस। ये हमें कल देखना है। देन उसके बाद वो फिजिकल कंट्रोल तो थोड़ा सा थियरी है, एंड उसके बाद इशू प्रोसीजर पे जाएंगे हम, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो मे बी नेक्स्ट 3 या 4 डेज में हुआ, क्योंकि थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन सब लेंथी होंगे, स्पेशली स्टोर्स लेजर के जो अपने अकाउंट्स में किया है ऑलरेडी, राइट। अकाउंट्स में अपने इन्वेंट्री का किया है, लेकिन वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का नहीं था, वो फिनिश प्रोडक्ट के इन्वेंट्री का स्टोर लेजर बनाया था आपने। या फिर रॉ मटेरियल का बनाएंगे। ठीक है, चलो देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। ओके, बाय एवरीवन। क्वेश्चन 7 का स्क्रीनशॉट मतलब होमवर्क वाला क्या होगी? नहीं, हाँ 17 है वो, 17 है फिर। रुको, योगी तुम्हें मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं भेजा, शायद तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी भेजता हूँ मैं। बट ले लो फिर भी स्क्रीनशॉट अभी। इसका भी ले लो नेक्स्ट पेज। यस, चलो देन बाय। यस बाय।